दिनों एक बयान सुन रहा था रविंद्र रैना जी का, वो किसी मीडिया चैनल पे बोल रहे थे कि मुझे रवि हंस जी से गिला है, उनसे उनके साथियों से गिला है। उनको हमने शपथ ली, 2 या 3 जगह हमने शपथ ली, उनको गिला हो गया। लेकिन जो ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे 9 साल इन लोगों ने बर्बाद कर दिए, 60-60 70-70 महीने की हमारी वेजेस इन्होंने दबा के रखी हुई है, और 495 दिन से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लाठियां सह रहे हैं पुलिस की, धक्का मुक्की सह रहे हैं, जेलें काट रहे हैं। तो हमें कितना गिला होगा और हमारा गिला कितना नुकसान करेगा, ये इनको भी तो थोड़ा सोच लेना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, गिला गिले लेकिन वो तो लगातार आपको मनाते ही रहते हैं, वो हमेशा आपको कहते हैं कि आप धरना प्रदर्शन ना करें, बातचीत के मेज पर ही समाधान जो है वो हम निकाल लें। मैम, हमने मेज कभी बंद किया नहीं, हमने हर मेज पे बात की। आप हमें रेगुलाइजेशन दे दो ना, हमने कहा दे दो। हमने कब कहा आप 60,000 को एक ही दिन में कर दो, आप प्रोसेस शुरू कर दो ना, वो नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बार बार कहते हैं कि ये बैकडोर है, ये इलीगल तरीके से लगे हैं। मैं अगर इलीगल तरीके से लगे हैं तो जो कैबिनेट डिसीजन में SRO 239F निकला है 26/11/2005 को, वो क्या है? क्या उस सरकार के पास डेली वेजर एंगेज करने की अथॉरिटी नहीं थी? 105 SRO निकला है 2010 में, जिसके तहत 43,000 डेली वेजर को लगाया गया। क्या उस सरकार को आप इलीगल मानोगे? कैबिनेट को आप इलीगल मानोगे? कैबिनेट डिसीजन को मान लो, छोड़ दो उस चीज़ को भी। 2014 में जब सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने 61,011 लोगों को कंसीडर किया कि ये लोग डेली वेजर काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट के बाद अंदर, आज आप उनको बैकडोर कहते हो। किस आपको कौन अथॉरिटी दे रहा है? क्योंकि कैबिनेट डिसीजन होता है जो वो जनता की चुनी हुई सरकार ने लिया होता है। और उसके बाद 2017 में एक SRO आता है 520, उसके हेड बनाए जाते हैं एम्पावर कमेटी के फाइनेंस कमिश्नर। नवीन चौधरी जी जब तक फाइनेंस कमिश्नर रहे, 6 एम्पावर कमेटी की मीटिंग्स हुई और उसके अंदर 578 लोगों को लीजिबल माना गया रेगुलाइजेशन के लिए, जिसमें से 67 लोगों को हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर रेगुलराइज कर दिया गया, 14 लोगों को PWD के अंदर रेगुलराइज कर दिया गया, 37 लोगों को फ्लोरिकल्चर के अंदर रेगुलराइज किया गया, फॉरेस्ट में लोगों को रेगुलराइज किया गया। और जैसे ही हमारे अरुण कुमार मेहता साहब जब उसके फाइनेंस के कमिश्नर बने और उस तरीके से वो हेड बन गए उस एम्पावर कमेटी के, उसके बाद आज तक एम्पावर कमेटी की मीटिंग कोई नहीं हुई। उस SRO को डेड कर दिया गया और आज कहा जाता है कि वो SRO अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके ब्यूरोक्रेट्स ये कहते हैं कि आपकी चुनी हुई सरकार के पास अथॉरिटी नहीं है कि आप जनता के हित में कोई पॉलिसी नहीं बना सकते, तो फिर इलेक्शन करवा करके लोगों को गुमराह क्यों करते हो? लोगों के टैक्स का पैसा बर्बाद क्यों करते हो? जम्मू कश्मीर में ऐसा माना जाता है कि आप डेली वेजेस को मना लीजिए और देखिए कैसे आपके खेमे में वोटों की बरसात होगी। ऐसा कांग्रेस ने भी किया, ऐसा भाजपा ने भी किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया और PDP ने भी किया। लेकिन डेली वेजेस आज वहीं के वहीं है जहां से उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत की थी। और आगे त्योहारों का समय आ रहा है, दिवाली आ रही है और उसके बाद आज सबसे बड़ा त्यौहार होता है, अगर जम्मू में हम देखें तो जम्मू में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है करवा चौथ का त्यौहार। और तमाम जो डेली वेजर्स है उनके क्या हालात है, क्या इस त्यौहार के मौसम में इनको कुछ राहत मिली है या नहीं? रवि हंस जी मेरे साथ है। रवि जी, क्या लगता है ये त्यौहार कितनी खुशियाँ लेकर आए? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने त्यौहार और खुशियों का जिक्र किया, तो भाजपा के शासन में किसी को खुशी मिल जाए, आम नागरिक को, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब से भाजपा का शासन चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहा या केंद्र में आया है, जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर है वो तो खुशियों से महरूम रहा है। एक आज के करवा चौथ की बात नहीं है, पिछले लगातार 2014 के बाद जितने भी त्यौहार आए हमें कभी सैलरी नहीं मिली। आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देखें, हर त्यौहार पे आपको डेली वेजर यहाँ धरने पे नज़र आया होगा, चाहे दिवाली हो, ईद हो, रक्षाबंधन हो, करवा चौथ हो, शिवरात्रि हो, हर बार डेली वेजर सड़कों पे रहा, क्योंकि कभी भी त्यौहार पे वेजेस जो है डेली वेजर को नहीं दी गई। और इसका मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण भी हम लोग खुद ही हैं कि 2014 में जो हमने इनके ऊपर एक बहुत बड़ा भरोसा जताया था कि ये लोग हमारे साथ इंसाफ करेंगे, जैसा कि 2014 से पहले ये हर एक धरने में आकर के कहते थे, तो वो हमसे गलती हो गई कि हमने इनके ऊपर ऑपोजिशन में थे ना, ये अपोजिशन में थे और लोगों के लिए सड़कों पे आते भी थे। और दूसरा कारण ये था कि उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी थी, जो एक संगठन था। अब भारतीय जनता पार्टी एक संगठन नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी जो
दो लोगों की गुलाम भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, वो मोदी और शाह की गुलाम है। आज उनके बिना किसी की भी जो है भारतीय जनता पार्टी में सुनवाई नहीं होती। और इसका ताज़ा हम आपको सबूत भी ये देंगे। आपने देखा होगा कि पिछले साल रविंदर रैना जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था डेली वेजर के मुद्दों को लेकर के, जिसमें श्यामलाल शर्मा जी जो इस वक्त बहुत बड़े कदकाठी के नेता हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उसके साथ साथ श्यामलाल चौधरी जो पूर्व मंत्री रहे हैं पीएचई डिपार्टमेंट के, उनके साथ साथ अभिनव शर्मा जी जो एक बहुत लॉ नोइंग एडवोकेट हैं और काफ़ी जाना माना चेहरा है एम्स के आंदोलन में, और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे शक्तिराज परिहार जी वो भी मिनिस्टर रहे हैं, और एक उधमपुर के मनकोटिया जी जो एक बहुत बड़ा चेहरा थे उधमपुर में भी। 5 मेंबर की कमेटी बनाई, और 5 मेंबर की कमेटी बनाई जब, तो सरकार अपनी है एलजी से लेकर के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो कि खुद जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, सब अपने भाजपा के होने के बावजूद वो लोगों को जेन्युइन डेली वेजर को इंसाफ दिलाने में नाकाम साबित हुए। तो इससे ये साबित होता है कि पार्टी अब विचारधारा पे नहीं चलती, पार्टी अब संगठनात्मक तरीके से नहीं चलती, पार्टी चलती है गुलामी के नाम पे। अमित शाह, मोदी जी जैसा कहेंगे वैसा इनको मानना पड़ेगा। इनकी कोई अपनी वैल्यू जम्मू कश्मीर में या केंद्र सरकार के सामने है नहीं। उसका कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का एक लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 2014 से पहले हम देखते थे कि हर दिन किसी न किसी बहाने से भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे होती थी और दावे करती थी कि जम्मू कश्मीर के लिए हम ही लड़ते हैं, और इसमें सच्चाई भी है, तब ये लड़ते भी थे। अब पिछले दिनों आपने देखा एक टोल प्लाजा के इशू पे, स्मार्ट मीटर के इशू पे जम्मू बंद हुआ। पूरा जम्मू प्रोविंस इस तरीके का जम्मू बंद हमने कभी नहीं देखा। 2008 बम बोले के बाद, तब भी बम बोले जब हुआ तब भी गुजरनगर और खड़ीका तालाब का इलाका जो खुला रहता था, लेकिन इस बार हमने देखा कि खड़ीका तालाब और गुजरनगर पूरा टोटली बंद था। इस तरीके का बंद हमने कभी नहीं देखा। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी सामने नज़र नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी जम्मू के लोगों से बिल्कुल अलग हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी को शायद ये लगता है कि आज हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के, जनता के वोटों की ज़रूरत नहीं है, आज सिर्फ और अमित शाह और मोदी जी हमें जिता देंगे। तो ये गलत फहमी से जितना जल्दी बाहर निकलेंगे इनके लिए इतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जब भी आप यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, आपको मनाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग हमारा परिवार है, हमारे भाई हैं, आप उठ जाइए, आपका कामकाज हो जाएगा, आगे जाकर आपका भविष्य जो है वो संवर जाएगा, तो उस तरह की दावेदारी। मैम ये सिर्फ गुमराह करते हैं। इन्होंने देखो, आप जितने भी प्रदर्शन हमारे साथ साथ चले थे, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी था, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ का था, बीएसएफ एस्पायरेंट्स का था, रैबरे खेल था, रैबरे जंगलात का था, सबको इन्होंने लॉलीपॉप दिया और सबको धरना प्रदर्शन इन्होंने ख़त्म करवा दिए। लेकिन हमने इनको पहले दिन से कहा हुआ है, हमारे पास आओ, 50 बार आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीज़ें आपके लिए हैं, या तो केंद्र से जाके हमारी पॉलिसी ले आओ, एलजी से हमारी पॉलिसी ले आओ, या सारे रिज़ाइन करो, अपने अपने पद छोड़ो और डेली वेजर के साथ सड़क पे आ जाओ। आपको लगता है सत्ता में रहते हुए ये लोग कुछ और थे और अब जो है वो कुछ और बन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्ता की चर्बी हर एक पार्टी को चढ़ती है, ऐसा नहीं है कि सबको चढ़ती है। पहले जब कांग्रेस और एनसी का टाइम था तो तब भी डेली वेजर के लिए सुनवाई नहीं हुई, लेकिन उस समय एक फ़र्क था कि उन्होंने चाहे सियासत के लिए कहें या जो भी कहें, लास्ट में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई और कैबिनेट सब कमेटी में ये डिसीजन लिया गया था कि डेली वेजर 61,000 डेली वेजर को हम 3 हिस्सों में रेगुलराइज करने जा रहे हैं। और उस वक्त अगर वो मसला हल नहीं हुआ था, उसके कारण जो है श्यामलाल शर्मा जी हैं जो आज बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जिस वजह से उस वक्त डेली वेजर जो है परमानेंट नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद जब सत्ता बदली, हमने इन लोगों पर भरोसा किया, इनको मौका दिया। आज 2023 में 9 साल के बाद 2014 से लेकर 2023 आ गया, और 23 में ये आकर के इनके नेता ये कहते हैं कि ये बैकडोर तरीके से लगे हैं, ये ऐसे लगे हैं, ये वैसे लगे हैं। वोट ले लिए तो उसके बाद आप ही की जो यहाँ पर महत्व है उसको समझ नहीं। हाँ बिल्कुल मैम, ये इससे ये दर्शाता है कि ये लोग दोगले लोग हैं, और यही एक हमारी सबसे बड़ी गलती हुई थी कि हमने इनको मौका दिया था। और अभी चुनाव आएंगे, इस मौके को जरूर सुधारने की, इस गलती को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे कि ये गलती सुधारें, दोबारा इनको मौका ना मिले। हम बूथ के लेवल से जो है वो मजबूत कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की नीतियों से जम्मू कश्मीर एक बार फिर से जीत लेंगे। वो तो समय बताएगा। अगर इतने ही ओवर कॉन्फिडेंट थे तो अभी पिछले दिनों ने इलेक्शन क्यों कैंसिल करवा दिया? म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन तो करवा सकते थे ना।
जब इन्होंने देखा कि डेली वेजर ने तो शपथ ले ली कि हमारा विरोध करेंगे, तो फटाफट भाग के दिल्ली गए। वहाँ पे जाके इनको अमित शाह जी को बोला कि हम एक सीट नहीं जीत सकते, आओ हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि आप इलेक्शन आप कह रहे हो कि हम विरोध करेंगे, लेकिन वही डेली वेजर 495 दिन से धरने पर बैठा हुआ है, तो उनकी फाइल लेकर दिल्ली पहुंच जाते ना। मैम, यही एक सोचने की बात है कि अगर हम 495 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, चाहे 45 डिग्री टेम्परेचर रहा, बरसात रही, ठंड रही, तो हमारे अंदर कितना गुस्सा होगा इन लोगों के लिए। मैं पिछले दिनों एक बयान सुन रहा था रविंद्र रैना जी का, वो किसी मीडिया चैनल पे बोल रहे थे कि मुझे रवि हंस जी से गिला है, उनसे, उनके साथियों से गिला है। उनको हमने शपथ ली, 2 या 3 जगह हमने शपथ ली, उनको गिला हो गया। लेकिन जो ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे 9 साल इन लोगों ने बर्बाद कर दिए, 60-60, 70-70 महीने की हमारी वेजेस इन्होंने दबा के रखी हुई है, और 495 दिन से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लाठियां सह रहे हैं पुलिस की, धक्का मुक्की सह रहे हैं, जेलें काट रहे हैं। तो हमें कितना गिला होगा और हमारा गिला कितना नुकसान करेगा, ये इनको भी तो थोड़ा सोच लेना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, गिला गिले की। लेकिन वो तो लगातार आपको मनाते ही रहते हैं, वो हमेशा आपको कहते हैं कि अब धरना प्रदर्शन ना करें, बातचीत के मेज पर ही समाधान जो है वो हम निकाल लें। मैम, हमने मेज कभी बंद किया नहीं, हमने हर मेज पे बात की। आप हमें रेगुलाइजेशन दे दो ना, हमने कहा दे दो। हमने कब कहा आप 60,000 को एक ही दिन में कर दो, आप प्रोसेस शुरू कर दो ना। वो नहीं करेंगे, ये सिर्फ गुमराह करते हैं। ये जो बिजली विभाग को जिस तरह से कहा गया था कि पीडीडी डेली वेजर्स है, उनके साथ क्या हुआ? बस आज तक एक भी रेगुलराइज नहीं हुआ। तो फिर मनोज सिन्हा जी कहते हैं मैं जो वादा करता हूँ पूरा करता हूँ। 3 बार हमारे साथ वादा किया और खुद ट्वीट किया है उन्होंने कि 12,000 पोस्ट हमने रिकमेंड कर दी है पीडीडी विभाग के लिए, और लगभग 2 साल होने को है उस बात को, एक भी डेली वेजर रेगुलराइज नहीं हुआ। और फिर ये कहते हैं कि मैं जो वादा करता हूँ उसको पूरा करता हूँ। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये जो 4 वादे किए हैं, इसके बारे में भी जरा आप स्पष्टीकरण दे देते। और अगर रविंद्र रैना से कुछ सवाल आपको करने हो, क्योंकि मैं उस रविहंस को जानती हूँ जो डरते नहीं है, डंके की चोट पर सवाल करता है, क्या सवाल है? वो तो गिनवा कर चले गए, आपके दिल के गिले क्या? मैम, हमारा तो एक ही मकसद है, रेगुलाइजेशन पॉलिसी। और मैं सवाल नहीं करूंगा क्योंकि सवाल बड़ी बार किए, वो जवाब दे नहीं पाएंगे। मैंने उनसे 8 मार्च 2022 को कहा था, और जब हमने उनके घर के घेराव किया था, तो मैंने उनसे कहा था कि क्या डेली वेजर का अगर मसला हल नहीं होगा तो आप रिज़ाइन करोगे? तो उन्होंने ऑन मीडिया कहा था कि अगर मैं आपका मसला हल नहीं करवा पाया तो मैं रिज़ाइन करूंगा। तो वो आप अपनी बात का, अपने बयान का मान रख लें बस। चाहते हैं कि वो रिजाइन करें? मैम, हमने उनको बाय फेस भी कहा था कि जनता के साथ खड़े हो जाओगे तो बेहतर रहेगा, धोखा नहीं कीजिए। बेहतर रहेगा कि आप जनता के साथ आ जाइए। जनता, नेता हमेशा जनता बनाती है। आपको पार्टी मैंडेट दे सकती है, टिकट दे सकती है, लेकिन वोट जनता देती है। जब जनता साथ में हो तो फिर मैंडेट की जरूरत नहीं पड़ती, बिना मैंडेट के भी लोग जीते हैं, इंडिपेंडेंट भी लोग जीते हैं, लेकिन वो जनता के साथ चलते हैं तभी वो जीते हैं। इन लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है। सर, जिन एमपीज को आपने वोट दिया, 2 एमपी जम्मू कश्मीर से, जम्मू से खासकर अगर मैं कहूँ भाजपा के, और वो एमपीज वहाँ पर भाषण देते हैं कि डेली वेजेस परेशान है, लेकिन वही एमपी जो है गृह मंत्री के पास आपकी फाइल लेकर क्यों नहीं पहुंचे? मैम, इनकी सुनवाई कोई नहीं है, इनको मानता कोई नहीं। मैं इसीलिए, हमें गुस्सा इसी बात का है इनसे। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप उस पार्टी की चमचागिरी करते क्यों है यार? क्यों करते हो उस पार्टी की चमचागिरी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज एक बहुत बड़ा सवाल है। लगभग 5.5 करोड़ रुपया एक दिन पार्लियामेंट चलाने पे खर्च होता है। 5.5 करोड़ रुपया एक दिन का खर्च होता है, और 1 महीना पार्लियामेंट चलती है, कितना पैसा लगता है? अगर 150-200 करोड़ रुपया खर्च करके जनता का टैक्स का पैसा आप खर्च करते हो सेशन चलाने के लिए, उस सेशन के अंदर आपका एक मेंबर पार्लियामेंट एक आवाज़ रखता है, जम्मू की जनता की आवाज़ रखता है कि ये चीज़ हमारी जम्मू के लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हुई है, और एक बार नहीं बल्कि 4 बार उस मुद्दे को वहाँ रखता है। उसका सल्यूशन नहीं आप निकालना चाहते, आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। यहाँ तक कि रूलिंग पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट के सवाल रखने के बाद उसकी प्रोसीडिंग तक पब्लिक डोमेन में नहीं आती, तो मतलब क्या रहता है उस पार्लियामेंट को चलाने का? फिर मोदी जी को चाहिए सीधा अनाउंस कर दें कि आज के बाद मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही अपनी मर्जी से देश को चलाऊंगा। क्या जरूरत है लोगों के टैक्स का पैसा बर्बाद करने का? अरबों रुपया, अभी इलेक्शन का सीजन आ रहा है, अभी अप्रैल में इलेक्शन आ जाएगी, अरबों रुपया खर्च किया जाएगा। और फिर उसके बाद अगर कोई सरकार कोई कानून बनाती है, लोगों के लिए, जनता के लिए बनाती है, सरकार को अथॉरिटी होती है, कैबिनेट को पूरी अथॉरिटी होती है कि वो कोई भी कानून लागू करती है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बार बार कहते हैं कि ये बैकडोर है।
ये इलीगल तरीके से लगे हैं। मैं अगर इलीगल तरीके से लगे हैं तो जो कैबिनेट डिसीजन में SRO 239F निकला है 26/11/2005 को, वो क्या है? क्या उस सरकार के पास डेली वेजर एंगेज करने की अथॉरिटी नहीं थी? 105 SRO निकला है 2010 में, जिसके तहत 43,000 डेली वेजर को लगाया गया। क्या उस सरकार को आप इलीगल मानोगे? कैबिनेट को आप इलीगल मानोगे? कैबिनेट डिसीजन को मान लो, छोड़ दो उस चीज़ को भी। 2014 में जब सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने 61,011 लोगों को कंसीडर किया कि ये लोग डेली वेजर काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, आज आप उनको बैकडोर कहते हो। किस आपको कौन अथॉरिटी दे रहा है? क्योंकि कैबिनेट डिसीजन होता है जो वो जनता की चुनी हुई सरकार ने लिया होता है। और उसके बाद 2017 में एक SRO आता है 520, उसके हेड बनाए जाते हैं एम्पावर कमेटी के फाइनेंस कमिश्नर। नवीन चौधरी जी जब तक फाइनेंस कमिश्नर रहे, 6 एम्पावर कमेटी की मीटिंग्स हुई और उसके अंदर 578 लोगों को लीजिबल माना गया रेगुलाइजेशन के लिए, जिसमें से 67 लोगों को हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर रेगुलराइज कर दिया गया, 14 लोगों को PWD के अंदर रेगुलराइज कर दिया गया, 37 लोगों को फ्लोरिकल्चर के अंदर रेगुलराइज किया गया, फॉरेस्ट में लोगों को रेगुलराइज किया गया। और जैसे ही हमारे अरुण कुमार मेहता साहब जब उसके फाइनेंस के कमिश्नर बने और उस तरीके से वो हेड बन गए उस एम्पावर कमेटी के, उसके बाद आज तक एम्पावर कमेटी की मीटिंग कोई नहीं हुई। उस SRO को डेड कर दिया गया और आज कहा जाता है कि वो SRO अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके ब्यूरोक्रेट्स ये कहते हैं कि आपकी चुनी हुई सरकार के पास अथॉरिटी नहीं है कि आप जनता के हित में कोई पॉलिसी नहीं बना सकते, तो फिर इलेक्शन करवा करके लोगों को गुमराह क्यों करते हो? लोगों के टैक्स का पैसा बर्बाद क्यों करते हो? अरबों रुपये आप लोग बर्बाद करते हो। अगर कैबिनेट के पास या सरकार, चुनी हुई सरकार के पास अथॉरिटी है, तो इसका मतलब है आपके चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो गलत बयानबाजी करते हैं और लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आपको इस तरफ भी ध्यान देना होगा, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, और गुस्सा इसलिए भी है कि काफ़ी लंबा समय बीत चुका है। तमाम नेताओं के भाषण भी सुन लिए हैं और जो तमाम अधिकारी हैं प्रशासन में उनके आश्वासन भी सुन लिए हैं, लेकिन धरातल पर डेली वेजर्स अभी उन्हीं हालातों का सामना कर रहा है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। बड़ा सवाल यही है कि भाषण से क्या राशन चलने वाला है, और क्या ये जो नेता हैं इन लोगों के घर में खाना देने वाले हैं या नहीं देने वाले? क्योंकि आगे आने वाला समय चुनावों का है और चुनावों में हर एक व्यक्ति अपने तरीके से इनको लुभावने वादे करेगा, लेकिन इस बार डेली वेजर किसी की बात नहीं सुनने वाला, क्योंकि उन्होंने यही समझा है कि अपना संघर्ष अब खुद ही लड़ा जाएगा, किसी के दम पर नहीं। आप ये हमारे साथ बने, देखते हैं विश्व जो मुश्किल।